नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो और स्वागत है आपका फिर से एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानी में। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक और मोटिवेट है। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है, अंत तक जरूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो भीख भर अभिषेक लेते थे और मैं किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध बॉयल किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि अभिषेक को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और अभिषेक के कमरे में चली गई। अभिषेक बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, अभिषेक खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अभिषेक ने संकोच में कहा, मौसी मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। अभिषेक ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मेरी हाय दोस्तों, तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम दीपिका है, मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा युवा रहता है और मेरी हाइट लगभग 5 फीट 3 इंच की ऊंचाई के साथ जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ ठहर जाता है। मेरी सुंदर रंगत पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो लगता है मानो मैं एक चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 21 साल के भतीजे की, जो मेरा हो गया है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे मन में एक हलचल सी मचा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह खास चमक होती है, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, मौसी आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसलिए मेरे पति कभी कभी दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 1 साल की एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियां भी बड़ी है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे अच्छा प्यार करते थे। वैसे आमतौर पर उसका का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और भीख भार मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति साहिल घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए दोस्तों ने उन्हें थोड़ी पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा मन टूट गया। साहिल का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी दीदी और मेरा भतीजा अभिषेक उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजा जी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन अभिषेक ने साहिल को यहाँ रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे, इसीलिए मैंने अपनी बहन को कहकर अभिषेक को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। अभिषेक मान गया और बहुत खुश हो गया। अभिषेक मेरे कान तक ही आता था, शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। अभिषेक ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज अभिषेक मुझसे थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वह शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं साहिल को खाना खिला रही थी तब अभिषेक भी हमारे पास बैठा था। फिर अभिषेक अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। साहिल के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने साहिल के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना भूत मारा करते थे। साहिल यह सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी मजे में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखा है। सच बताओ तो इसने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ दीपिका, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाकी है प्लास्टर उतरने में और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब
में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद साहिल सो गए, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद दखा आ रही थी, इसीलिए मैं खड़ी होकर अभिषेक को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। लेकिन अभिषेक अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ अभिषेक? 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए, लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। अभिषेक उठकर बैठ गया और बोला, नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर अभिषेक ने पूछा, मौसी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। अभिषेक ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही अभिषेक ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? अभिषेक कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्मा रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी मौसी से इतना मत शर्माओ। धीरे से बोला, मौसी सच बताओ तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की है। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। अभिषेक ने कहा, हाँ मौसी, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी पिटाई तो कर दी होगी ना? अभिषेक बोला, नहीं मौसी सच बताओ तो मैंने उसे ढंग से टच भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो। अभिषेक चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करते करते अभिषेक के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो अभिषेक बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही अभिषेक ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, मौसी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। अभिषेक मुस्कुरा कर पूछने लगा, मौसी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। अभिषेक मुझसे कहने लगा, मौसी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने पास लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद अभिषेक मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रोमांटिक और रहस्यमय कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू लेगी और आपको सस्पेंस के भंवर में खींच लेगी। तो चलिए मेरी कहानी शुरू करते हैं। मैं रीता, गंगोलीहाट, उत्तराखंड की एक छोटी सी दुनिया में रहने वाली 24 साल की लड़की। यहाँ की प्राचीन मंदिरों की शांति, हरे भरे जंगल और हिमालय की ठंडी हवाएं मेरे दिल को हमेशा सुकून देती थीं। मैं एक छोटे से हस्तशिल्प स्टोर में काम करती थी, जहां मैं स्थानीय कारीगरों की बनाई चीजें बेचती और उनकी कहानियां सुनती। मेरा सपना था कि मैं एक दिन अपनी खुद की हस्तशिल्प डिजाइन कंपनी शुरू करूं, जो गंगोलीहाट की कला को दुनिया तक पहुंचाए। मेरी जिंदगी सादी थी, सुबह स्टोर में हस्तशिल्प सजाना, दोपहर में अपनी डायरी में नए डिजाइनों के स्केच बनाना और रात को गंगोलीहाट की पहाड़ियों पर सितारों को देखते हुए अपने सपनों को बुनना। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी जो मैं किसी से कह नहीं पाती थी, एक ऐसा प्यार जो मेरी जिंदगी को एक अनोखी कहानी बना दे। मुझे नहीं पता था कि ये ख्वाहिश मुझे एक ऐसे रोमांचक और रहस्यमय सफर पर ले जाएगी जहां प्यार और खतरा एक दूसरे से गुंथ जाएंगे। एक सर्द सुबह मेरे स्टोर में एक नया ग्राहक आया, नवीन, 27 साल का एक युवक, जिसकी गहरी भूरी आंखों में एक अनोखी गहराई थी। वह दिल्ली से गंगोलीहाट आया था, शायद शहर की हलचल से दूर कुछ शांति की तलाश में। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वह कोई भारी बोझ ढो रहा हो। वह मेरे स्टोर में आया, एक हस्तनिर्मित लकड़ी का नक्काशीदार डिब्बा देखने लगा और फिर मेरे पास आकर बोला, रीता, इस डिब्बे में जैसे कोई पुरानी कहानी छुपी है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ नवीन, हर हस्तशिल्प अपनी कहानी कहता है। लेकिन तुम
तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद एक ऐसी कहानी जो मेरे दिल को सुकून दे। उसकी बातों में एक जादू था जो मुझे बार बार उसकी ओर खींचता। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वह हमेशा अपने पास एक छोटा सा चांदी का ताबीज रखता, जिसे वह बार बार छूता, जैसे उसमें उसकी जिंदगी का कोई बड़ा राज छुपा हो। हमारी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। नवीन मुझे अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाता, लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तट तक। मैं उसे अपने हस्तशिल्प डिजाइनों के बारे में बताती और अपनी डायरी में बनाए स्केच दिखाती। हम अक्सर गंगोली हाट के जंगलों में टहलते, जहां चीड़ के पेड़ और सितारे हमारी बातों के गवाह बनते। एक शाम, जब हम एक पुराने मंदिर के पास बैठे थे, आसमान में बादल छाए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। नवीन ने मेरी ओर देखा और कहा, रीता, तुम्हारी मुस्कान इस बारिश से भी ज्यादा ताजगी भरी है। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम्हारी बातें, नवीन, इन जंगलों से भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। उसने मेरी आंखों में देखा और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे दिल ने उसका कोई राज पढ़ लिया। लेकिन तभी उसका फोन बजा और वह जल्दी से उठकर एक तरफ चला गया। मैंने सुना, वह किसी से धीमी आवाज में कह रहा था, मुझे वो जगह मिल गई है। आज रात हमें वहां जाना होगा। मेरा दिल धक से रह गया। नवीन आखिर क्या छुपा रहा था? कुछ हफ्तों बाद गंगोली हाट में एक हस्तशिल्प मेले का आयोजन होने वाला था। मैंने अपने कुछ खास डिजाइनों को उसमें प्रदर्शित करने का फैसला किया। नवीन ने मेरी बहुत मदद की। वह मेरे डिजाइनों को देखता, सुझाव देता और मुझे हौसला देता। उसकी हर बात मेरे मन में एक नई उम्मीद जगाती। मेले के दिन मेरे डिजाइनों को बहुत सराहना मिली। नवीन वहां था, कोने में खड़ा, मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ। लेकिन उसकी मुस्कान में फिर वही उदासी थी जो मुझे बार बार परेशान करती। मेले के बाद, जब हम गंगोली हाट की पहाड़ी रास्तों पर टहल रहे थे, मैंने हिम्मत करके पूछा, नवीन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? वो ताबीज, तुम्हारी रात की गायबियां, ये गुप्त बातें, ये सब क्या है? उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलका, फिर उसने मेरे हाथ को थामा और कहा, रीता, तुम मुझ पर भरोसा करो। कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें सही वक्त पर बताऊंगा। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। एक रात मैंने देखा कि नवीन मेरे स्टोर के पास एक सुनसान जंगल की ओर जा रहा था। उसके हाथ में वही चांदी का ताबीज था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे किसी का डर हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने चुपके से उसका पीछा किया। वह एक पुराने, खंडहरनुमा मकान में गया, जहां वह अपनी डायरी खोलकर कुछ लिखने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। नवीन चौंक गया और जल्दी से डायरी बंद कर दी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, नवीन, ये सब क्या है? तुम रात रात भर कहाँ जाते हो? वो ताबीज में क्या है? वह हड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसने मुझे बैठने को कहा और अपनी डायरी मेरे सामने रख दी। उसने बताया कि वह एक पुरातत्वविद है, जो गंगोली हाट के जंगलों में एक प्राचीन मूर्ति की खोज में आया था। कई साल पहले उसके दादाजी, जो एक इतिहासकार थे, ने एक प्राचीन मंदिर में एक बेशकीमती मूर्ति की खोज की थी, जिसमें हिमालय के कुछ रहस्य दर्ज थे। लेकिन उसके दादाजी की रहस्यमयी मौत हो गई थी, और नवीन को शक था कि उनकी मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। उसका चांदी का ताबीज उसके दादाजी का था, जिसमें मंदिर का एक नक्शा छुपा था। नवीन ने कहा, रीता, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बता रहा था, क्योंकि ये खतरनाक है। कुछ लोग इस मूर्ति के पीछे हैं, और मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, नवीन, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, रीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन मेरा दिल मेरे दादाजी का सच जानने से पहले किसी और को पूरी तरह अपनाने से डरता है।
मैंने उसका हौसला बढ़ाया। अगले कुछ हफ्तों में हमने मिलकर उस प्राचीन मंदिर की तलाश शुरू की। हमने गंगोली हाट के जंगलों में रात रात भर खोज की, पुराने नक्शे पढ़े और स्थानीय बुजुर्गों से बात की। एक रात जब हम एक गुफा में मूर्ति के सुराग ढूंढ रहे थे, अचानक कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। मेरी सांसें थम गई थीं। नवीन ने मुझे अपने पीछे छुपाया और उनसे सामना किया। उसने अपनी चतुराई और हिम्मत से हमें बचाया, लेकिन उस रात हम बाल बाल बचे। गुफा से बाहर निकलते ही नवीन ने मुझे गले लगाया और कहा, रीता, तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। आज मुझे एहसास हुआ। मैंने भी धीरे से कहा, नवीन, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। आखिरकार हमने उस प्राचीन मूर्ति को ढूंढ निकाला। वह एक बेशकीमती ऐतिहासिक धरोहर थी, जिसे हमने एक राष्ट्रीय संग्रहालय को सौंप दिया। नवीन के दादाजी की मौत का सच भी सामने आया। कुछ लालची लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया था। नवीन ने अपने दादाजी का सपना पूरा किया और उसका दिल अब आजाद था। उस रात गंगोली हाट की पहाड़ियों पर नवीन ने मेरे सामने घुटनों पर बैठकर कहा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मुझे न सिर्फ प्यार दिया, प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि तुम मेरे साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताओगी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं